आपसे पहली वीडियो में हमने बात करी थी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। आज हम बात करेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की। प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो भी उतना ही मायने रखता है राजनीति विज्ञान में, उतना ही विशेष टॉपिक है जितना कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत। तो जैसा हमने न्याय सिद्धांत में पढ़ा था कि प्लेटो जो है मस्तिष्क, व्यक्ति के मस्तिष्क को ही राज्य का प्रतिनिधि रूप मानता है। जिस तरह व्यक्ति है उसी का बड़ा रूप राज्य है। और जिस तरह से मस्तिष्क की 3 उन्होंने गुण बताए थे, तृष्णा, साहस और विवेक, ठीक वही राज्य में होते हैं। इसी तरह वो शिक्षा को मानते हैं कि शिक्षा जो है वो आधारभूत ढांचा है राज्य के विकास के लिए। एक आदर्श राज्य प्लेटो बनाना चाहते थे, तो आदर्श राज्य बनाने के लिए शिक्षा मुख्य बिंदु है, इसीलिए शिक्षा पर उनका विशेष जोर है। पहली वीडियो में भी मैंने बताया था कि स्पार्टा और एथेंस 2 राज्य थे उस समय पे। एथेंस के प्लेटो थे, तो इस स्पार्टा और एथेंस की दोनों की शिक्षा व्यवस्था का प्लेटो ने मूल्यांकन किया। दोनों का विश्लेषण करने के बाद उन दोनों का ही एक तरह से मिक्सर जो है, दोनों की शिक्षा में जो अच्छे गुण थे वो उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था में लिए हैं। प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है या शिक्षा का सिद्धांत है, ये अनवरत चलता है, कहीं ब्रेक नहीं लगता। बचपन से लेके लास्ट तक इनकी शिक्षा व्यवस्था चलती रहती है, यानी कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। पहला व्यक्ति हमें प्लेटो दिखाई देता है जो बताता है कि शिक्षा कभी रुकती नहीं, शिक्षा निरंतर चलती रहती है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि प्लेटो का जो रिपब्लिकन बुक थी वो राजनीति विज्ञान की बुक ना होकर ज़्यादातर शिक्षा शास्त्र की एक अच्छी बुक है। रूसो भी इसे मानते हैं कि उनकी जो रिपब्लिकन बुक थी वो शिक्षा शास्त्र की बुक थी। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत का जो मुख्य विशेष बिंदु है वो है सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। जो सामाजिक शिक्षा है वो ही सामाजिक न्याय का साधन है। अब एक नज़र डाल लेते हैं एथेंस की शिक्षा पद्धति क्या थी और स्पार्टा की क्या थी। एथेंस की जो शिक्षा पद्धति थी उस समय पे, प्लेटो के समय पे, वो 3 चरणों में होती थी। प्राथमिक शिक्षा थी, 6 से 14 वर्ष तक थी, और इसमें व्यक्ति को व्यायाम और संगीत कला आदि का ज्ञान दिया जाता था। माध्यमिक शिक्षा वो 14 से 18 वर्ष तक की थी, यहाँ उसे दर्शन शास्त्र वगैरह का ज्ञान दिया जाता था। और फिर सैनिक शिक्षा 18 से 20 2 वर्ष तक की सैनिक शिक्षा थी, जहाँ उसे सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन एथेंस की शिक्षा की व्यवस्था की खास बात ये थी कि ये राज्य के द्वारा नहीं दी जाती थी, ये व्यक्तिगत अपने ही पारिवारिक खर्चों के आधार पर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। ये कहें कि उस समय पे एथेंस में धनिक वर्ग ही शिक्षा ग्रहण कर सकता था, राज्य की जिम्मेदारी नहीं थी, राज्य की इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। व्यक्ति की इच्छा है, वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है कर सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। तो स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति है वो राज्य केंद्रित थी, वो पूर्णतः राज्य के अधीन थी। 7 वर्ष की आयु के उपरांत बच्चे को राज्य ग्रहण कर लेता था और उसकी शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी लेता था। यानी कि स्पार्टा पूर्ण रूप से राज्य केंद्रित शिक्षा व्यवस्था थी, जबकि एथेंस व्यक्ति केंद्रित शिक्षा व्यवस्था थी। स्पार्टा और एथेंस में अक्सर दोनों में युद्ध भी रहता था, और स्पार्टा के सैनिक जो हैं वो ज़्यादा बहादुर और योद्धा होते थे। उसका कारण यही है कि 7 वर्ष की आयु के बाद बच्चा परिवार का नहीं राज्य का हो जाता था। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पर एक नजर डाल लेते हैं। प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था को 2 रूपों में बांटता है, 2 आधारों पर बांटता है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा प्लेटो की जो है प्राथमिक शिक्षा 20 वर्ष की आयु तक चलती है, यानी 6 वर्ष से लेके 20 वर्ष तक की आयु तक प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। इस 20 वर्ष तक की अवधि में 18 से 20 वर्ष यानी 2 वर्ष की जो अवधि है वो सैनिक प्रशिक्षण के रूप में दी जाती है। 6 से 18 वर्ष तक व्यायाम और संगीत की शिक्षा दी जाती है। मानसिक और शारीरिक विकास हो, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, और 2 वर्ष का सैनिक प्रशिक्षण है। 20 वर्ष की अवधि के उपरांत प्लेटो परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें उस शिक्षा में की तरफ बढ़ा दिया जाता है। जो उत्तीर्ण नहीं होते उन्हें सैनिक बना दिया जाता है, वो सैनिक का काम करते हैं। उत्तीर्ण होने वाले छात्र को 20 से 30 वर्ष तक की अवधि तक उन्हें द्वंद्वात्मक विषय और दर्शन शास्त्र
दर्शन शास्त्र और द्वंद्वात्मक, इन दोनों विषय के ज्ञान उन्हें दिया जाता है। और 30 वर्ष की आयु के उपरांत फिर एक परीक्षा उनके ली जाती है। इसमें जो लोग उत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें द्वंद्वात्मक विषय का विशेष ज्ञान कराया जाता है। 35 वर्ष की अवधि तक, यानी 5 वर्ष की अवधि तक विशेष ज्ञान कराया जाता है। और जो ये 30 वर्ष की अवधि पर जो परीक्षा होती है, इसमें जो अनुत्तीर्ण रह जाते हैं, जो पास नहीं होते, उन्हें राज्य के ही अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्य के अलग अलग शासक और प्रशासनिक कार्यों का दायित्व दिया जाता है। 35 वर्ष के बाद भी प्लेटो अपनी शिक्षा को जारी रखते हैं। 35 वर्ष के बाद जब दर्शन का, द्वंद्व का, दोनों का ज्ञान हो जाता है और वो परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं, तब 15 वर्ष की अवधि तक प्लेटो मानते हैं कि उसे समाज में अलग अलग जगह जाकर, अलग अलग जगह रहकर, अलग अलग चीज़ों को अनुभव करना चाहिए और व्यवहारिक ज्ञान लेना चाहिए। 15 वर्ष का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होने पर 50 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर एक आदर्श राज्य के आदर्श राजा का निर्माण होता है। आदर्श राज्य के आदर्श शासक का निर्माण वो करते हैं। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की कई सारी विशेषताएं हैं। उनमें मुख्य है सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों ही तरह की शिक्षा का ज्ञान वो कराते हैं। राज्य केंद्रित शिक्षा की बात वो करते हैं। राज्य केंद्रित शिक्षा है, यानी कि राज्य का दायित्व है वो शिक्षित करे। शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा देती है। ये इसकी विशेषताएं हैं। आलोचना भी प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की हुई है कि शिक्षा केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं। प्लेटो का जो पूरा शिक्षा सिद्धांत है ये संरक्षक वर्ग के लिए है। हमने पहले वीडियो में भी बात की थी कि दो तरह का समाज में उन्होंने डिवाइड किया हुआ था, एक संरक्षक वर्ग, एक उत्पादक वर्ग। संरक्षक वर्ग में शासक और सैनिक आते हैं, उत्पादक वर्ग में व्यापारी, कृषक और बाकी लोग आते हैं। तो उत्पादक वर्ग के लिए इनकी शिक्षा नहीं है, केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। शिक्षा अत्यधिक लंबी अवधि के लिए है। ये भी इनकी आलोचना है कि 50 साल तक शिक्षा करेंगे तो शासन कब करेंगे, और 50 साल तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद में व्यक्तिगत निर्णय लेने की क्षमता कहाँ बचती है। शिक्षा राज्य के हित के लिए है, व्यक्तिगत सृजनशीलता का लोप होता है। इस तरह की जो राज्य द्वारा दी गई शिक्षा है, इसका मुख्य दोष ये भी है कि इसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों का लोप हो जाता है। व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में जो अपनी सृजनशीलता दिखा सकता था वो नहीं दिखा पाता है। तो ये आलोचना भी है इसकी। इन सारी आलोचनाओं के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो महत्व रखता है। उस समय की काल परिस्थितियों के अनुसार, उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उसमें प्लेटो का जो दर्शन है, शिक्षा का जो शिक्षा सिद्धांत इन्होंने दिया है, ये एक भविष्य उन्मुखी सिद्धांत इन्होंने दिया उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए भी, जो आज तक भी विद्यमान है। आज भी हम इसका अध्ययन इसलिए करते हैं कि वर्तमान समाज में भी प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आज भी जरूरत है, आज भी उस तरह से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। प्लेटो राज्य पर बल देता है, एक आदर्श राज्य का निर्माण करना, आदर्श राज्य के आदर्श शासक का निर्माण करना और आदर्श नागरिक का निर्माण करना। तीनों आदर्श चीजें चाहता है प्लेटो, आदर्श राज्य, आदर्श शासक और आदर्श नागरिक। और तीनों का निर्माण कब होगा? जब शिक्षा आदर्शवादी होगी, जब शिक्षा में कहीं कोई चूक ना रहे हो। तो शिक्षा उनकी पूर्णतः कंप्लीट व्यवस्था है। एक विरोधाभास जरूर जो मैंने अभी बताया वो हमें दिखाई देता है कि एक तो संरक्षक वर्ग के लिए ही विशेष है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं। शिक्षा जो है उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है, केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। तो प्लेटो का जितना फोकस है वो संरक्षक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।